नमस्कार। आज हम एक गहरी नजर डाल रहे हैं भारत के ग्रामीण जीवन पर। हाँ, खास तौर पर हम देख रहे हैं कि गांवों में लोग अपना गुजारा कैसे करते हैं। बिल्कुल। और इसके लिए हम आधार बना रहे हैं कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की किताब के अध्याय 8 को। सही। ये अध्याय इसी पर तो है कि गांव में रोजमर्रा की जिंदगी मतलब रोजी रोटी कैसे चलती है। अक्सर हम सोचते हैं भाई गांव मतलब खेती बाड़ी। हाँ, ये एक आम तस्वीर है दिमाग में। लेकिन ये किताब, ये अध्याय दिखाता है कि मामला इससे कहीं ज्यादा, क्या कहते हैं, विविध है। हाँ, ये लगता है कि सिर्फ खेत होंगे, किसान होंगे, पर असल में कितने अलग अलग तरह के काम है वहाँ। बिल्कुल। टोकरी बनाने वाले हैं, लोहार हैं, शिक्षक, दुकानदार, बहुत कुछ है। हम इस बातचीत के लिए तमिलनाडु के एक गांव कालपट्टू का उदाहरण लेंगे जो किताब में दिया गया है। हाँ, कालपट्टू एक तटीय गांव है। धान यहाँ की मुख्य फसल है, पर नारियल, कपास, गन्ना, आम के बाग भी हैं। लेकिन जो सबसे दिलचस्प है वो है वहाँ के लोग, उनकी कहानियाँ। सही कहा। उन्हीं से तो असली तस्वीर पता चलती है। हाँ, 3 अलग अलग लोगों की जिंदगी देखेंगे। थुलासी, एक खेतीहर मजदूर। हाँ, जिनके पास अपनी जमीन नहीं है। फिर सेकर, एक छोटे किसान। जिनके पास थोड़ी जमीन है। और रामलिंगम, जो एक बड़े किसान है। और सिर्फ किसान नहीं, वो और भी काम करते हैं। तो इनकी कहानियों से ना हमें गांव के जीवन की जो जटिलताएं हैं और जो मौकों की असमानता है वो साफ दिखेगी। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले थुलासी की बात करते हैं। हाँ, थुलासी। वो रामलिंगम जो बड़े किसान हैं, उनकी जमीन पर काम करती हैं। रामलिंगम के पास कोई 20 एकड़ जमीन है। अच्छा, तो थुलासी वहाँ क्या क्या काम करती हैं? वो सारे खेती के काम, धान रोपना, फिर निराई करना मतलब खरपतवार हटाना, और फसल काटना। तो वो एक खेतीहर मजदूर हुई। उनके काम के घंटे, मजदूरी, इसके बारे में क्या पता चलता है? देखिए, वो सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक काम करती हैं। काफी लंबे घंटे हैं। हाँ, और काम भी बहुत मेहनत का। जैसे धान रुपाई में घंटों पानी में पैर डाले झुककर काम करना पड़ता है। और इस मेहनत के बदले मिलता क्या है? मजदूरी सिर्फ 40 रुपए रोज। सिर्फ 40? ये तो बहुत ही कम है। क्या ये उस इलाके की आम मजदूरी थी? नहीं, असल में ये उनके अपने गांव की मजदूरी से भी कम है। फिर वो यहाँ क्यों काम करती हैं? क्योंकि उन्हें उम्मीद रहती है कि रामलिंगम के यहाँ काम ज्यादा नियमित मिलेगा, मतलब रोज काम मिल जाएगा, ये सोचकर। अच्छा, काम की निश्चितता ज्यादा जरूरी है, भले पैसे थोड़े कम मिले। बिल्कुल। और उनके पति रमन, वो भी मजदूर है ना। हाँ, रमन, उनके पास भी अपनी जमीन नहीं है। तो जब खेतों में काम नहीं होता तो रमन क्या करते हैं? तब वो दूसरे काम ढूंढते हैं, जैसे नदी से रेत निकालना या खदानों से पत्थर ढोना। अच्छा, कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए। हाँ, ये रेत और पत्थर पास के शहरों में घर बनाने के काम आते हैं। मतलब जो काम मिले वो करना पड़ता है। और तुलासी का घर का काम, क्या वो भी सब उन्हें ही करना पड़ता है? हाँ, ये एक बहुत जरूरी बात है जिस पर किताब ध्यान दिलाती है। खेत की मजदूरी के अलावा घर का सारा काम थुलासी ही करती हैं। जैसे कि? सबके लिए खाना बनाना, घर साफ करना, कपड़े धोने हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, और क्या? जंगल से जलावन की लकड़ी लाना और पीने का पानी लाने के लिए गांव के बोरवेल तक जाना। पानी लाना भी? कितनी दूर है बोरवेल? कोई 1 किलोमीटर दूर। तो पानी ढोकर लाना भी एक काम है, और इस घर के काम का कोई पैसा नहीं मिलता। लेकिन ये काम भी तो जरूरी है घर चलाने के लिए। बिल्कुल, हाँ। किताब में लिखा है कि पति रमन थोड़ी मदद करते हैं, जैसे किराने का सामान वगैरह लाने में। ये तो दोहरी मेहनत हो गई। और उनकी आर्थिक मुश्किलों का भी कुछ जिक्र था, बेटी की बीमारी का। हाँ, वो बहुत, क्या कहें, दुखद बात है। पिछले साल उनकी बेटी बीमार हुई थी। अच्छा, उधार चुकाने के लिए उन्हें अपनी गाय बेचनी पड़ी। गाय शायद उनकी थोड़ी बहुत जमा पूंजी में से एक रही होगी। ओह, ये तो दिखाता है कि कैसे एक मुश्किल वक्त गरीब परिवारों को कर्ज में धकेल सकता है। और अपनी जो थोड़ी बहुत संपत्ति है उसे भी बेचने पर मजबूर कर देता है। ये कर्ज का एक जाल है। क्या ये आम बात है भारत के गांवों में, थुलासी जैसी स्थिति? हाँ, दुर्भाग्य से। किताब बताती है कि भारत में करीब 40% ग्रामीण परिवार खेतीहर मजदूर हैं। 40%? काफी बड़ा आंकड़ा है। और इनमें से कई भूमिहीन हैं, मतलब जमीन नहीं है। और खेती का काम तो साल भर होता नहीं। सही बात है। तो जब काम नहीं होता तो इन परिवारों को अक्सर काम की तलाश में दूर जाना पड़ता है, दूसरे शहरों में या राज्यों में, जिसे मौसमी पलायन कहते हैं। हाँ बिल्कुल, ये ग्रामीण भारत की एक कड़वी सच्चाई है। चलिए अब सेकर की बात करते हैं। वो भी कालपट्टू में ही है, पर उनकी स्थिति थुलासी से अलग है ना? हाँ, सेकर छोटे किसान हैं। उनके पास अपनी जमीन है, थोड़ी है पर है। कितनी?
करीब 2 एकड़। तो इस मायने में वो थुलासी से बेहतर हैं और वो अपनी जमीन पर ज्यादातर काम खुद ही कर लेते हैं। 2 एकड़, क्या इतने में परिवार का गुजारा हो जाता है? मुश्किल से। जब फसल कटाई का समय आता है, जब ज्यादा लोग चाहिए होते हैं, तो वो गांव के दूसरे छोटे किसानों की मदद ले लेते हैं। और बदले में? बदले में जब उन किसानों को जरूरत पड़ती है तो सैकड़ उनकी मदद करते हैं। एक तरह का लेन देन है, आपसी सहयोग। अदल बदल जैसा। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन खेती में बीज चाहिए, खाद चाहिए, उसके लिए पैसे कहाँ से आते हैं? यहीं पर मुश्किल शुरू होती है। सैकड़ को बीज खाद के लिए गांव के एक व्यापारी से उधार लेना पड़ता है। व्यापारी से उधार? हाँ, और व्यापारी उधार देता है, पर एक शर्त पर। शर्त? कैसी शर्त? शर्त ये कि सैकड़ अपनी फसल यानी धान पकने के बाद उसी व्यापारी को बेचेंगे। अच्छा, और दाम? दाम व्यापारी बाजार भाव से कम दाम देता है। ओह, तो ये तो घाटे का सौदा हुआ। बिल्कुल। वो सैकड़ अंदाजा लगाते हैं कि उनके खेत से कोई 60 बोरी धान निकलेगी। उसमें से कुछ बेचकर वो व्यापारी का कर्ज चुका देंगे। और बाकी धान, क्या वो साल भर चल जाती है? नहीं, यही तो दिक्कत है। जो धान बचती है वो घर में खाने के लिए रख लेते हैं, पर वो मुश्किल से 8 महीने चलती है। तो बाकी 4 महीने? बाकी 4 महीने घर चलाने के लिए उन्हें कहीं और से पैसा कमाना पड़ता है। तो क्या करते हैं वो इन महीनों में? वो दूसरे काम करते हैं, जैसे वो रामलिंगम की चावल मिल में काम करते हैं। अच्छा, बड़े किसान की मिल में? हाँ, वहाँ वो आसपास के गांवों से धान इकट्ठा करके मिल तक लाने में मदद करते हैं। और उनके पास एक गाय भी है। गाय? हाँ, संकर नस्ल की। उसका दूध वो गांव की सहकारी समिति में बेचते हैं। उससे रोज के छोटे मोटे खर्चे निकल जाते हैं। तो सैकड़ की कहानी में भी कर्ज का मुद्दा है, पर अलग तरह से। व्यापारी का कर्ज और कम दाम पर फसल बेचने की मजबूरी। हाँ, और ये कर्ज बहुत खतरनाक हो सकता है। किताब बताती है कि अगर फसल खराब होगी, जैसे? मान लीजिए बीज खराब निकलें या कीड़े लग गए या बारिश ठीक से नहीं हुई, हाँ, कुछ भी हो सकता है। तो किसान कर्ज चुका नहीं पाते। फिर घर चलाने के लिए और कर्ज लेना पड़ता है। धीरे धीरे कर्ज इतना बढ़ जाता है कि चुकाना नामुमकिन लगने लगता है। यही है कर्ज का जाल। बिल्कुल। और हमने सुना भी है कि इसकी वजह से किसानों को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। हाँ, किसानों की आत्महत्या की खबरें भी इसी से जुड़ी होती हैं कई बार। ये बहुत बड़ा कारण रहा है। और किताब ये भी बताती है कि भारत में लगभग 80% किसान सैकड़ जैसे ही छोटे किसान हैं। 80%? हाँ, जिनके पास इतनी कम जमीन है कि उससे बस मुश्किल से गुजारा हो पाता है। तो हमने थुलासी, भूमिहीन मजदूर, और सैकड़, छोटे किसान को समझा। अब आते हैं रामलिंगम पर, बड़े किसान। उनकी दुनिया तो काफी अलग लगती है। हाँ, रामलिंगम की स्थिति बिल्कुल अलग है। 20 एकड़ सिंचित जमीन है, धान की खेती करते हैं। और वो थुलासी जैसे मजदूरों को काम पर रखते हैं। हाँ, लेकिन उनकी आमदनी सिर्फ खेती से नहीं आती। अच्छा। और क्या करते हैं वो? खेती से तो अच्छी आय होती ही है, उसके अलावा उनकी अपनी चावल मिल है। चावल मिल? हाँ, और बीज, खाद, कीटनाशक बेचने की दुकान भी है। वाह, मतलब खेती के साथ साथ व्यापार भी? जी। मिल लगाने के लिए उन्होंने बैंक से कर्ज भी लिया था। वो न सिर्फ अपने खेत की धान, बल्कि गांव और आसपास के किसानों से भी धान खरीदते हैं। और फिर उस धान का क्या करते हैं? उसे अपनी मिल में प्रोसेस करते हैं, चावल बनाते हैं, और फिर वो तैयार चावल पास के कस्बों में व्यापारियों को बेच देते हैं। जाहिर है इससे अच्छा मुनाफा होता होगा। बिल्कुल। ये दिखाता है कि बड़े किसान अक्सर खेती के साथ दूसरे बिजनेस से भी जुड़े होते हैं। उनकी आय और आर्थिक सुरक्षा कहीं ज्यादा होती है। किताब के हिसाब से भारत में रामलिंगम जैसे बड़े किसान कितने हैं? सिर्फ 20%। भारत के केवल 20% किसान ही बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। लेकिन जमीन का क्या? दिलचस्प बात यह है कि देश की खेती की ज्यादातर जमीन इन्हीं 20% किसानों के पास है। अच्छा, मतलब जमीन का बंटवारा बहुत असमान है। हाँ, और ये बड़े किसान अपनी उपज का बड़ा हिस्सा बाजार में बेचते हैं और अक्सर दूसरे काम भी करते हैं। दुकान, व्यापार, सूद पर पैसा देना, छोटी मोटी फैक्ट्री चलाना। तो ये 3 कहानियां, थुलासी, सैकड़, रामलिंगम, ये सिर्फ अलग अलग लोगों की कहानियां नहीं है। नहीं, ये ग्रामीण भारत के अंदर जो गहरी आर्थिक खाई है, जो मौकों की भारी असमानता है, उसे दिखाती हैं। बिल्कुल। एक तरफ 40 रुपए रोज पर गुजारा करने वाली थुलासी, दूसरी तरफ 2 एकड़ में जैसे तैसे कर्ज से जूझता सैकड़, और तीसरी तरफ 20 एकड़ जमीन, मिल, दुकान वाला रामलिंगम। हाँ, ये ग्रामीण समाज की एक जटिल सच्चाई है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हमने शुरू में कहा था कि गांव का मतलब सिर्फ खेती नहीं। जी। तो कालपट्टू में इन तीनों के अलावा और क्या क्या काम होते हैं? हाँ, बिल्कुल। कालपट्टू में खेती के अलावा भी बहुत कुछ है।
किताब बताती है कि वहाँ टोकरियां बनाने वाले परिवार हैं, बर्तन, घड़े, ईंटें, बैलगाड़ियां बनाने वाले कारीगर हैं। ये तो कारीगर समुदाय हो गए, और सेवाएं देने वाले लोग? वो भी हैं। लोहार हैं जो खेती के औजार बनाते हैं, ठीक करते हैं। नर्स हैं, शिक्षक हैं, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले। और दुकानदार? हाँ, दुकानदार और व्यापारी भी। गांव की मुख्य गली एक छोटे बाजार जैसी है। अच्छा। या क्या है वहाँ? चाय की दुकानें हैं, कुछ दुकानें टिफिन मतलब हल्का नाश्ता भी बेचती हैं, किराने की दुकान, कपड़े की, दर्जी की, और हाँ, रामलिंगम की खाद बीज की दुकान भी। एक कोने में लोहार का परिवार है, घर ही उनकी वर्कशॉप है। तो मतलब एक छोटा मोटा पूरा आर्थिक सिस्टम चल रहा है गांव में। बिल्कुल। सिर्फ किसान नहीं है। ये विविधता तो है। क्या किताब में भारत के दूसरे हिस्सों से भी उदाहरण हैं खेती के अलावा वाले कामों के? हाँ, मध्य भारत के कुछ गांवों का जिक्र है। वहाँ खेती तो है, पर बहुत से परिवार जंगल की उपज पर भी निर्भर हैं। जंगल की उपज? जैसे महुआ, तेंदुपत्ते, शहद, ये सब जंगल से इकट्ठा करते हैं और पास के बाजारों में बेचते हैं। इससे भी उनकी कमाई होती है। हाँ, मतलब जहाँ जैसे संसाधन हो वैसे काम। बिल्कुल। और दूध बेचना जैसा सेकर करते हैं वो भी आम है। और जो गांव समुद्र किनारे हैं वहाँ मछली पकड़ना मुख्य काम होगा। हाँ, वहाँ कई परिवारों के लिए मछली पकड़ना ही मुख्य आजीविका है, खेती नहीं। किताब में ना नागालैंड के एक गांव का भी जिक्र था, चिजामी। वहाँ खेती कुछ अलग तरह से होती है। हाँ, चिजामी गांव नागालैंड के फैग जिले में। यहाँ छाकेसांग समुदाय के लोग रहते हैं। वो सीढ़ी नुमा खेत बनाकर चावल उगाते हैं। सीढ़ी नुमा खेत, टेरेस फार्मिंग, वो कैसे? क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो समतल जमीन होती नहीं, तो लोग पहाड़ की ढलान को सीढ़ियों की तरह काटते हैं, छोटे छोटे सपाट टुकड़े बनाते हैं। अच्छा। और हर टुकड़े के किनारे थोड़ी ऊंचे कर देते हैं ताकि पानी रोका रहे। चावल के लिए पानी का रोकना जरूरी है ना। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत बढ़िया तरीका है पहाड़ों पर खेती का। जी, लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प वहां का सामाजिक सहयोग है। वो क्या है? चिजामी के लोगों के अपने अपने खेत तो हैं, पर वो कई काम मिलजुल कर करते हैं। जैसे 6-8 लोगों का समूह बनता है। वो सब मिलकर किसी एक के खेत में या ढलान पर खरपतवार साफ करते हैं। सब एक साथ? वाह। हाँ। और जब दिन का काम खत्म होता है तो पूरा समूह साथ बैठकर खाना खाता है। अरे वाह। और ये तब तक चलता है जब तक सबका काम पूरा ना हो जाए। ये दिखाता है कि कैसे समुदाय मिलकर काम करता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, सहयोग की भावना। हाँ, ये ग्रामीण जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। बहुत अच्छा। अब वापस तमिलनाडु चलते हैं। कालपट्टू के पास पुदुपेट गांव, यहाँ मछुआरों की कहानी है, अरुणा और पारिवलन की। हाँ, पुदुपेट समुद्र किनारे है। यहाँ ज्यादातर लोग मछली पकड़कर गुजारा करते हैं। किताब सुबह 7 बजे के समुद्र तट का नजारा बताती है। काफी चहल पहल होती है। सुबह 7 बजे? क्यों? क्योंकि इसी समय मछुआरे अपनी खास नावें कटमारन लेकर समुद्र से लौटते हैं मछली पकड़कर। अच्छा। और तट पर औरतें इंतजार कर रही होती हैं। वो मछलियां खरीदती हैं, फिर उन्हें बेचने जाती हैं। बाजार में या गांव में? हाँ, तो वो खरीद बिक्री का अहम समय होता है। अरुणा और पारिवलन की कहानी में क्या खास है? अरुणा बताती है कि उनके पति पारिवेलन, उनके भाई और देवर, ये तीनों मिलकर उनके अपने कटमैरन पर जाते हैं। उनका अपना कैटमैरन? हाँ, और उन्होंने कुछ साल पहले बैंक से लोन लेकर उस पे एक इंजन भी लगवाया है। इंजन? उससे क्या फायदा? इंजन से वो समुद्र में ज्यादा दूर तक जा सकते हैं, जहां ज्यादा मछलियां मिलती हैं, तो कमाई बढ़ सकती है। तकनीक का असर? हाँ, तो जब वो मछली पकड़कर लाते हैं तो उसका बंटवारा होता है। कैसे? कुछ मछली तो अरुणा घर के लिए रख लेती हैं, बाकी की वहीं नीलामी हो जाती है। नीलामी तट पर ही? हाँ, और नीलामी से जो पैसा मिलता है उसके 4 हिस्से होते हैं। 4? 3 लोग जाते हैं तो 4 हिस्से क्यों? 3 हिस्से तो तीनों मछुआरों के पारिवेलन, उनके भाई, देवर। चौथा हिस्सा नाव, इंजन और जाल के लिए रखा जाता है। अच्छा, उपकरणों के रख रखाव और लागत के लिए। हाँ, क्योंकि वो उनके अपने हैं। अगर किसी और की नाव होती तो चौथा हिस्सा मालिक को जाता। समझ गए। क्या मछुआरों के जीवन में भी कर्ज की समस्या है, जैसे किसानों की थी? हाँ, चुनौतियां यहाँ भी हैं। अरुणा बताती हैं कि साल में 4 महीने मानसून के होते हैं। तब तो समुद्र में नहीं जा सकते होंगे। हाँ, खतरनाक होता है। और वो मछलियों के प्रजनन का समय भी होता है, तो वो मछली पकड़ने नहीं जाते। तो उन 4 महीनों में कमाई बंद, गुजारा कैसे होता है? यही मुश्किल आती है। उन 4 महीनों के लिए उन्हें एक स्थानीय व्यापारी से उधार लेना पड़ता है। फिर वही कर्ज वाली बात। हाँ, और नतीजा भी वही। जब मानसून के बाद वो दोबारा मछली पकड़ना शुरू करते हैं तो उन्हें अपनी मछलियां उसी व्यापारी को बेचनी पड़ती हैं, कम दाम पर। हाँ, वो खुली नीलामी नहीं कर पाते। फिर से वही कर्ज और मजबूरी का चक्कर। और प्राकृतिक आपदा का खतरा,
सुनामी वगैरह का। बिल्कुल। किताब 2004 की सुनामी का जिक्र करती है। उसने पुदुपेट जैसे गांवों में बहुत तबाही मचाई थी। घर, नावें, रोजगार सब छिन गया था। तो जीवन बहुत अनिश्चित है। हाँ, बहुत। तो इस पूरी बातचीत से, जो कक्षा 6 की किताब के इस अध्याय पर आधारित थी, हमें ग्रामीण भारत में जो आजीविका के साधन हैं, उनके काफी चौड़ी तस्वीर मिली। हाँ, हमने देखा कि ये तस्वीर एक रंगी नहीं है, बहुत विविधता है। खेतीहर मजदूर हैं, छोटे किसान, बड़े किसान, कारीगर, दुकानदार, मछुआरे, जंगल पर निर्भर लोग भी। हाँ, और हर किसी की अपनी कहानी है, अपनी चुनौतियां हैं, अपने अवसर हैं या अवसर नहीं हैं। हमने ये भी समझा कि कैसे बहुत सी चीजें लोगों की जिंदगी पर असर डालती हैं। मौसम, जमीन का होना या ना होना, कर्ज का बोझ, बाजार तक पहुंच, सरकारी नीतियां, प्राकृतिक आपदाएं, ये सब मिलकर गांव के जीवन का ताना बाना बुनते हैं। और इन सब कहानियों को एक साथ रखें तो समानता का सवाल बहुत बड़ा हो जाता है। बिल्कुल। क्या गांव में सबको बराबर मौके मिलते हैं? किताब के उदाहरण तो दिखाते हैं कि नहीं, तुलसी और रामलिंगम के जीवन में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, उनकी कमाई में, उनके सामने मौजूद विकल्पों में ये असमानता बहुत साफ दिखती है। तो ये अध्याय हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ग्रामीण भारत की इस विविधता और इस असमानता को हम कैसे समझें। और शायद एक सवाल छोड़ जाता है आगे के लिए, क्या कि इन अलग अलग समुदायों की आजीविका को ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा स्थायी और ज्यादा न्यायपूर्ण कैसे बनाया जा सकता है? उनकी मेहनत का सही मोल कैसे मिले? ये वाकई एक बहुत जरूरी सवाल है जिस पर और सोचने की जरूरत है। खैर, आज की चर्चा के लिए इतना ही। उम्मीद है इस बातचीत से ग्रामीण जीवन को समझने में कुछ मदद मिली होगी।